देखिए, ये विचार मेरे मन में बहुत पहले से आए थे। उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो भोजन एक भाव का विषय है। मैं देखता हूं कई जगह लगा रहता है डिस्काउंट। मैं हमेशा समस्याओं पे कभी बात नहीं करता। मैं हमेशा बात करता हूं समस्याओं के हल पर। तो विपिन जी, फुटपाथ से स्टार्ट हुआ पहलवान जी का मट्ठा, आज 5 स्टार होटल्स में भी सर्व कर रहा है। कुछ पल गुजारिए बुजुर्गों के पास, हर चीज अरे गूगल वाह। पर नहीं मिलती। अरे वाह। और ये रील्स ऐसी होती हैं कि आप ये रील्स चलाते जाएंगे, आपका टाइम किल हो जाएगा 4 घंटे। कि आजकल मैं देख रहा हूं कि जो यूथ है वो मोबाइल पे बहुत टाइम। बदलाव की शुरुआत स्वयं से। तो दोस्तों, मट्ठा, ब्रेड सबने खाया है एंड हम लोग ने बहुत लोग को देखा है ये बिज़नेस सर्व करते हुए। बट आज मैं आ गया हूँ पहलवान जी के पास, जिन्होंने यही चीज़ सर्व करते करते एक ब्रांड बना दिया पहलवान मट्ठे के नाम से। एंड सब जानते हैं पहलवान मट्ठे को। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं विपिन जी, जो कि बताएंगे अपने बारे में एंड इस बिज़नेस के बारे में। तो विपिन जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं सर, और मेरे ऑफिस में आप सभी का और आपकी टीम का हार्दिक स्वागत है, वो अभिनंदन मेरी तरफ से। ओके, थैंक यू सो मच। और सर, कैसे स्टार्ट हुआ पहलवान जी का मट्ठा? देखिए सर, पहलवान जी मट्ठा जो है ये हमारा पेरेंटल बिजनेस है, हमारे बाबूजी द्वारा शुरू किया गया था। जी। मेरे बाबा ने इस काम की शुरुआत 60s के दशक में की थी, और उसके बाद इस विरासत को मेरे पिताजी ने संभाला। जी। क्योंकि पिताजी के साथ साथ मैं भी इस व्यवसाय से जुड़ा रहा, और साथ में उनके बचपन में मैं जिस लायक था काम करता रहा साथ में। जी। तो एक इमोशनल भावनात्मक जुड़ाव भी हमें रहा, जिस वजह से ये रहा कि इस 40 साल या 50 साल जो मैंने अपनी पिताजी के मुंह से सुना, मुझे लगा कि ये बुज़ुर्गों की मेहनत ज़ाया ना जाए। जी। और इस प्रोडक्ट को, जो कि बहुत ही ज़रूरी प्रोडक्ट है यूथ के लिए, जी। तो मुझे लगा कि अगर दूसरे प्रोडक्ट अच्छी ब्रांडिंग के साथ साफ सफाई से सर्व करके अगर उसको एक व्यापार बनाया जा सकता है, जी। तो मुझे लगा कि ये जो मेरा एक विरासत चली आ रही है, मैं भी इसको थोड़ा सा आधुनिकता, प्रोडक्ट सेम रखा लेकिन उसका रूप थोड़ा सा प्रारूप बदला, हाँ जी। और उसको यूथ के अकॉर्डिंग सर्व करना शुरू किया। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने कानपुर वासियों का, जी। जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। मुझे लगता है कि आप लोगों के सपोर्ट के बिना, आपके प्यार के बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। सो थैंक यू वेरी मच टू माई कानपुराइट्स। जी, बिल्कुल। ऐसे हम बात करें तो हम लोगों ने ब्रेड मट्ठा तो बहुत जगह खाया है, लेकिन जब हम लोग आपके यहाँ जाते हैं, आपके यहाँ वो चीज़ खाते हैं, तो उसका अलग ही टेस्ट होता है। वो लाइक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वहीं पे हो जाता है। तो उसके पीछे क्या कहना है आपका? देखिए, उसके पीछे मैं एक ही बात कहूँगा कि भाव एक ऐसी चीज़ है जो स्वाद ले आती है। जी। उदाहरण के तौर पे आपको समझाऊंगा कि माँ की रोटी आप एक ज़्यादा खा लेंगे बकौल मेड की रोटी के, बिकॉज राइट। उसके पीछे भाव होता है। जी। तो भोजन एक भाव का विषय है। मैं देखता हूँ कई जगह लगा रहता है डिस्काउंट। जी। जी। भोजन डिस्काउंट का विषय नहीं है मित्र, भोजन भाव का विषय है। ये भाव जब उसमें आ जाता है, फीलिंग्स, तो जब फूड में फीलिंग्स आ जाती हैं तो स्वाद अपने आप बढ़ जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अम तो विपिन जी, एक बात पूछना चाहूँगा आपसे कि शुरुआत में कहाँ पे आपका जो स्टॉल लगता था, वहाँ से आपने 4 दुकानें जहाँ पे आप सर्व कर रहे हैं, तो वो कैसे एक्सपैंड करा, कैसे बढ़ावा दिया उस चीज़ को? देखिए, मेरे पीछे का जो भी रहा, मैं अपने पिताजी के साथ चूंकि स्टॉल पे काम करता रहा, तो एक भावनात्मक जुड़ाव रहा व्यवसाय से। उसके बाद मेरा अपना एक एकेडमिक बैकग्राउंड रहा, तो मैं उसकी वजह से बाहर भी रहा कई बार, चूँकि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी रहीं कि मैं अपने घर को नहीं छोड़ सकता था। तो मेरा घर का जो ये व्यवसाय था, पहले छोटे रूप में चलता था, पिताजी अपना अकेले करते थे। जब हम लोग बड़े हुए और ये हुआ कि भाई 40-50 साल का एक नाम है हमारे पास, और उस नाम में अगर गुणवत्ता को और जोड़ दिया जाए, और थोड़ा सा विभिन्न जो हम लोग तक प्रयोग करते हैं उनको और अगर अच्छे से थोड़ा सर्व किया जाए, तो जिसको आप ब्रांड कहते हैं वो एक ब्रांड बन जाए। जी। 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 कोशिश रहती है इस तरीके से छोट सर्व करने की। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात थी। एंड एक चीज़ और पूछना चाहूँगा इसी विषय में। जैसे आपने बीच में एकेडमिक्स की बात करी, तो क्या एकेडमिक करी है आपने? क्या आपकी पढ़ाई रही है?
मेरा सर फाइन आर्ट्स में मास्टर्स रहा और उसके बाद मैं जो परिपक्व लोग हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, मैं उनके गाइडेंस में मैंने अपनी और पढ़ाई कंप्लीट करी, जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज कहते हैं। देखिए, मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का आदमी रहा और प्रैक्टिकल नॉलेज लेता रहा। शायद यही वजह है कि कहीं ना कहीं मुझे अपने इस व्यवसाय में सफलता मिली। बिल्कुल। अम, जैसे आपने बात करी प्रैक्टिकल नॉलेज की, मेरे हिसाब से भी कि जो स्कूल कॉलेज नहीं सिखाता है वो हम लोग का जीवन, जो चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ सिखा जाती हैं। ये प्रैक्टिकलिटी की बात है। तो जो आप ब्रेड्स यूज़ करते हैं उसका आइडिया कहाँ से आया? मतलब जैसे हम लोग पूरे मार्केट में जाए, वो ब्रेड पहले नहीं मिलती थी, लेकिन जब आपकी वो ब्रेड फैलने लगी तो वो ब्रेड का आइडिया पहले आया कैसे एंड वो फैली कैसे? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब मैं आया और मैंने इस व्यवसाय में ये हुआ कि कुछ चेंज किए जाएं, क्योंकि वाइट ब्रेड तो पहले से ही चलन में थी। और जब मैं आया तो मैं, चूँकि देश दुनिया घूमा हुआ हूँ, मैं जब कहीं भी जाता था तो मैं देखता था, अच्छा, बाहर कंट्रीज़ में ब्रेड्स बहुत ज़्यादा वेरिएशन में आपको मिलेंगी। तो जब मैं यहाँ आया और मैंने अपना बटर शुरू किया, और बटर के साथ एक दिमाग में एक चीज़ था कि जैसे पेरेंट्स अक्सर कहते थे कि मेरा बच्चा मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेता, मैं बहुत परेशान हूँ शुक्ला जी, मेरा बच्चा तो दूध ही नहीं पीता। तो मैंने कहा कि इसको मैं ऐसा कुछ टेम्पटिंग बनाऊँ कि बच्चा कहे नहीं मुझे ये खाना है। तो वो ब्रेड इतनी अट्रैक्टिव मैंने बनाई, उसको मैंने, एक तो आजकल बहुत से लोग जिम कॉन्शियस जो हैं, जो जिम जाते हैं प्रॉपर और बाहर का थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, डाइट कॉन्शियस लोग हैं, उनके लिए मैंने मल्टीग्रेन बनाई। और ये मल्टीग्रेन ब्रेड ये वैसी बाजार वाली नहीं थी कि जिसमें कुछ परसेंटेज है और रंगी पुती ब्रेड हो। इसके लिए मैंने पूरा इंग्रेडिएंट्स पे काम किया और अभी भी काम कर रहा हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि आप तक अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा उत्पाद और जितना हो सके नेचुरल। इसीलिए मेरी दूध पे भी R&D चलती रहती है। और जो ब्रेड हम लोग बना रहे थे, वो ब्रेड के फ्लोर जो है रागी है, हम लोग मिलेट्स पे इस समय बहुत काम कर रहे हैं। तो जो यूथ है उनको नहीं पता कि हम मिलेट्स खा रहे हैं, क्योंकि घर में अगर ज्वार बाजरा रागी किसी को ऐसे डायरेक्टली खिलाएंगे तो वो नहीं खाएगा। तो अभी क्या है, हम उसको तरह तरह के, जो हमारे यहाँ शेफ़ हैं अपने, जो उनको हम एक टारगेट देते हैं कि भाई कुछ अच्छा बना करके इसका खिलाइए। तो कभी कुकीज़ फॉर्म में बनाते हैं, कभी रस्क फॉर्म में बनाते हैं, कभी किसी भी फॉर्म में वो बनाते रहते हैं। और उसको हम बटर से कैसे यूज़ करें, जैसे जनरली जो भी हम लोग इवेंट्स करते हैं उसमें हम लोग बटर को एज अ डिप फॉर्म में लेके जाते हैं और लोगों को बेस देते हैं। कोई जैसे लवास दे दिया, कभी आपने देखा होगा, तो डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ बटर विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेस ब्रेड्स, रस्क। तो वो लोगों को कहीं ना कहीं, मेरी एक कोशिश है कि मिल्क इंग्रेडिएंट्स खिलाएं। मक्खन कितना ज़रूरी है आपके लिए खाने के लिए, ये गूगल आपके पास एक लाइब्रेरी है। आज हम लोग आधुनिकता में हैं, हमें कहीं ऐसी ज़्यादा पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद रिसर्च करें, खुद पढ़ें। और आजकल तो जिम में भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं और तमाम जो डॉक्टर्स हैं जो आपको फूड की क्वालिटी, ग्रेड सब कुछ बता सकते हैं। आप अपनी रिसर्च करें और उनसे पूछें, क्योंकि मैं अक्सर कमेंट्स में देखता हूँ कि जिनको जानकारी का अभाव है वो कुछ भी मतलब उल्टा सीधा लिख देते हैं। बटर को तो लोग बिल्कुल डर के खाते हैं। बटर मतलब आजकल आदमी को जैसे लगता है कि कोई बहुत नुकसानदायक चीज़ हो गई। इसके पीछे मैं एक बात और आपको कहूँगा कि देखिए, जो वेस्टर्न कल्चर है वहाँ की जलवायु अलग है। हम भारतवासी हैं, हमारे यहाँ ऋतुएं हैं, हमारे यहाँ जो है हमारी मुख्य फसलें रबी, खरीफ, जायद, सब आपको पता ही होगा। तो ये एक हमारा, हर देश की जलवायु के हिसाब से वहाँ पर हमारे पास पूरा एक पाक शास्त्र है, जिसमें भोजन के बारे में आपको सारी, आपके यहाँ जो बुजुर्ग थे वो आपको सब बताते रहते थे। कभी डिठौनी एकादशी पड़ रही है तो ये खाना है, कभी ये खाना है, कभी मकर संक्रांति है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। तो आपका फेस्टिवल वाइज आपका फूड रेडी था। अब क्या है कि हम इतना, ना तो हम लोग डीप जा रहे हैं, बुजुर्गों से हम लोग न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए, विषय बहुत बड़ा है बोलने का, लेकिन हम लोग धीरे धीरे एक एक पॉइंट पे ही चर्चा करेंगे, तो आप बात करते रहिए। आपका विजन क्या है? देखिए, मेरा सिर्फ एक विजन है, सशक्त राष्ट्र और हेल्दी युवा। क्योंकि युवा जो है वो राष्ट्र निर्माता है। हम लोग राष्ट्र निर्माण की जब बात करते हैं तो राष्ट्र निर्माण बिना युवाओं के नहीं हो सकता। और युवाओं में जब एक स्वस्थ शरीर होगा, तो बुजुर्गों ने कहा है कि एक स्वस्थ शरीर में एक सुंदर आत्मा का वास होता है। समाज कब बनेगा? समाज तब बनेगा, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती है, और परिवार की सबसे छोटी इकाई हम स्वयं होते हैं। तो मेरा कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि बदलाव की शुरुआत स्वयं से। तो जब हम बदलेंगे तो हमारा परिवार बदलेगा, हमारे आसपास का वातावरण बदलेगा,
और जब आसपास का वातावरण बदलेगा तो समाज बदलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसी में एक चीज़ और ऐड करूँगा कि 60 साल हो गए पहलवान जी के मट्टे को। 20 साल आपके ग्रैंडफादर ने संभाला, 20 साल आपके फादर ने संभाला, अब 20 साल आपको हो गए हैं। तो इन 20 साल में क्या दिक्कतें आई एंड कैसे आपने उन दिक्कतों को टैकल करके आगे बढ़े? देखिए, मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा कि आज लोगों को ये दिखता है कि पहलवान जी मट्ठा एक बहुत प्रसिद्ध हो गया। जी। देखिए, इसके विपरीत स्थिति है। ये लोग जो कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। हमारे बुजुर्गों की वो मेहनत 40 साल की, जो सुबह 3 बजे उठना, दिन वो मट्ठा बनाना, अकेले करना, और पूरे 10-10 घंटे लेकर के मट्ठे को उस पार्क के बाहर बैठना। तो जो 20 साल उन्होंने जो सबसे कठिन कार्य किए हैं, जो बीज उन्होंने बोए थे, हम आज उस वृक्ष की छांव में बैठे हैं जो आपको दिख रहा है। तो इसके पीछे जो मेहनत है वो बुजुर्गों की है। बहुत ज़्यादा मेहनत इसलिए नहीं करनी पड़ी क्योंकि जो ट्रेडिशनल चीज़ें हमारे बाबूजी जो संभाल करके लाए और उन्होंने उस विरासत को हमें ट्रांसफ़र किया। जैसे हमारे यहाँ जो दूध आ रहा है, 40 साल से एक परिवार हमको दूध दे रहा है। जी। हम कहीं ना कहीं एक बॉन्डिंग है, उनकी भी अपनी अच्छी एक सोच है। और व्यापार में मानसिकता एक बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी मानसिकता स्वस्थ नहीं है तो आप स्वस्थ भोजन उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। तो ये मैं मतलब खुशकिस्मत हूँ कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने उस विरासत को हमें ट्रांसफ़र किया, और हम प्रयासरत हैं कि हम अपनी क्वालिटी और गुणवत्ता को बरकरार रखें। बिल्कुल। ऐसी कुछ खास दिक्कतें, मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो आपने फेस करी उस 20 साल के टाइम पे? हाँ, बिल्कुल फेस करी हैं सर। चूँकि मैं पढ़ा लिखा नौजवान था, मैं अपने व्यवसाय से बड़ा भावनात्मक रूप से जुड़ा था। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन से एक अनुरोध करता हूँ कि देखिए, पढ़ लिख करके समाज में जब लड़का आता है, फॉरेन कंट्रीज़ में क्या है कि बाहर लोग बर्गर लेकर के खड़े हुए हैं, लोग सेल कर रहे हैं ना, एक व्यवस्था बनी हुई है। हमारे यहाँ भी व्यवस्था में थोड़ी सी कमी है। जैसे हम कभी फुटपाथ पर खड़े होकर के काम करते रहे तो जो लोग आते हैं हमारे पास, कई बार अभद्रतापूर्ण बात करके जाते हैं, कभी कोई अपशब्द कह जाता है, तो वो एक थोड़ा सा झकझोरने वाला होता है। और तब जब हम अपने पिता के साथ खड़े हैं, हमारी सोच एक ऐसी है कि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, और जब हम लोग ही हीन भावना से देखे जाएंगे, तो मुझे लगता है कि जो युवा है, जैसे मेरे साथ क्या है कि मैं भावनात्मक रूप से जुड़ा रहा, तो मेरे साथ एक पीछे बैकिंग रही कि नहीं नहीं, मुझे तो ये करना ही करना है। लेकिन जो यूथ है वो इस तरफ नहीं आ रहा है। उसकी वजह यह है कि उसको लगता है कि यार ये सम्माननीय कार्य नहीं है कोई। तो मुझे लगता है कि इस तरफ थोड़ा सा पब्लिक को और प्रशासन को थोड़ा सा एक व्यवस्था बनानी चाहिए कि छोटे जो इस तरीके से काम कर रहे हैं सड़क के किनारे लोग, थोड़ा सा एक व्यवस्था में उनको लाया जाए। और मैं सबसे पहले तो और एक तरीके से कानपुर का मैं प्रशासन का धन्यवाद भी देना चाहूँगा, क्योंकि जब से मैं इस काम में आया और मेरी प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात हुई, तो सभी अधिकारियों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। मतलब एक तो काम दूध दही का व्यवसाय था, जी। और फिर मैं एक एकेडमिक बैकग्राउंड से आया था, कम एज पे काम शुरू किया था। मेरी उम्र उस समय 18-20 साल थी, जिस समय मैं मिलता था लोगों से जा करके कि भाई देखिए इस तरीके से मैं ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि 20-21 साल का मैं रहाऊँगा। तो वो सब लोगों का अप्रिसिएशन मुझे एक ताकत देता था कि नहीं नहीं, काम अच्छा कर रहे हैं और करते रहें। बिल्कुल। तो आप अपने आप से कभी बात करते हैं? हाँ, मेरा स्वमूल्यांकन मैं करता हूँ, क्योंकि मैं ये दूसरों से भी कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अपना स्वमूल्यांकन करिए। लोग कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा रहती है, भाई कंपटीशन होता है, दूसरों से कभी कंपटीशन नहीं। आप अगर बढ़ना चाहते हैं तो आप अपना स्वमूल्यांकन करें। मैं अक्सर जब मेरे स्टूडेंट्स होते हैं तो मैं कहता हूँ भाई, जब मैं सोने जाता हूँ तो मैं जब अपने कंफर्ट जोन में आ जाता हूँ तो मैं मिरर के पास जाता हूँ और मैं पूछता हूँ कि भाई कल से आज क्या बेहतर हुआ। तो डे बाय डे जब ये आप अपना स्वमूल्यांकन करेंगे, आप अपने से बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आप अपग्रेड होंगे और हमेशा आप आगे बढ़ेंगे। दूसरों को आप देखेंगे तो आप रिलैक्स मोड में आ जाएंगे कि नहीं अभी मेरा तो सही चल रहा है, इसका अभी कमज़ोर है, तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। आपको कभी रिलैक्स होने की ज़रूरत नहीं है। दिन प्रतिदिन आप अपने आप को सुदृढ़ करें। अब इसमें एक आपकी तारीफ़ करना चाहूँगा मैं, कि ऐसे मैं महीने में 100 लोगों से मिलता हूँ। जब आपसे मिला तो मुझे काफ़ी एक पॉजिटिव एनर्जी फील हुई। आप जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं बहुत ही डाउन टू अर्थ है। तो ये डाउन टू अर्थ जो आपके अंदर है ताकत इस चीज़ की, ये कैसे आई? मतलब आपको कितनी स्ट्रांग बना देती है ये चीज़?
देखिए, डाउन टू अर्थ तो मैं क्या ही बोलूँ, एक संस्कारों की बात होती है। हमारे घर में यही संस्कार मिले हैं कि भाई आपकी कोई मदद करे तो आप उसकी मदद करें, और जब आप इस लायक हो जाएं कि भाई आपका अगर पेट भरा हुआ है तो आप दूसरों का पेट भरें। यही शिक्षा हमको उस विद्यालय में भी मिली और घर में भी मिली। और इतना ज़मीनी लेवल पे काम किया है भाई, मैंने फुटपाथ पे बर्तन मांजे हैं, मैंने फुटपाथ पे झाड़ू लगाई है, तो कितना भी मैं गिर जाऊंगा तो मैं उससे नीचे अब क्या ही गिरूंगा। अरे क्या बात करी है सर आपने। हम आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो प्राउड होंगे आज आप पे बहुत ज़्यादा कि आप किस लेवल पे नहीं, ये उनका। उन्हीं का आशीर्वाद है, और मैं मेरे बाबूजी की ही ये कृपा है, भगवान की कृपा है। और मैं बस ये किसी तरीके अपने बुजुर्गों के उस नाम को एक प्लेटफॉर्म पे ले जाऊं, बस यही मेरी कोशिश है। ओके बिल्कुल। कानपुर के बाहर ले जाने का सोचा है आपने पहलवान मट्ठा को? देखिए, मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि ये सब बुजुर्गों का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है। जहाँ जहाँ ले जाएंगे, मैं इवेंट के तौर पे तो मैं कई जगह परफॉर्म कर चुका हूँ, ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी। और अब जहाँ प्रभु की इच्छा होगी, मैं जो भी परफॉर्म जहाँ जिस स्तर पे ले जाएंगे मैं ज़रूर करूँगा। मैं अपने इस प्रोडक्ट को मैं यूथ के साथ जोड़ता हूँ, क्योंकि जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, जो छाछ, दूध, दही, मट्ठा है, ये कहीं ना कहीं पौष्टिक पोषक तत्व आपको देती है, शरीर मजबूत होता है। अच्छा, जब हम क्या करते हैं कि जब हम शारीरिक रूप से व्यायाम करते हैं, और व्यायाम करने पे हमें एक समुचित आहार मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो पोषक तत्व का काम करता है। और जब स्वस्थ शरीर होगा, जब युवाओं का शरीर स्वस्थ होगा, तो कहीं ना कहीं वो बेहतर अपना आउटपुट दे पाएंगे। और जब वो अपना आउटपुट बेहतर दे पाएंगे, तभी कहीं ना कहीं जो हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, वो राष्ट्र निर्माण संभव होगा। तो विपिन जी, फुटपाथ से स्टार्ट हुआ पहलवान जी का मट्ठा, आज 5 स्टार होटल्स में भी सर्व कर रहा है। तो इस 0 to 100 की जर्नी में क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या चीज़ आपको सीखने को मिली इस चीज़ से, एंड इसके बारे में थोड़ा बताना चाहें तो। देखिए, व्यक्ति अपनी सोच से ही आगे बढ़ता है, और सोच हमेशा आपको अपनी पॉजिटिव रखनी चाहिए, सकारात्मक सोच। मैं हमेशा समस्याओं पे कभी बात नहीं करता, मैं हमेशा बात करता हूँ समस्याओं के हल पर। तो तमाम सारी चीज़ें हमेशा चैलेंज के रूप में आई। बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटे सेशन में बता पाना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सकारात्मक सोच और सकारात्मक चीज़ों पे बात करने से सारी चीज़ों का हल होता है। और यही मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ जो जर्नी के बारे में आप पूछ रहे थे, उसके पीछे का रीज़न वही है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि जो ये 5 स्टार्स जो 5 स्टार्स में हम सर्व कर रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कानपुर वासियों का प्यार है। उसकी वजह हम बताएं आपको कि लोग सेटल हो गए बाहर। कानपुर के वो लोग जो बड़े नाम हैं, जो अपने पिताजी के साथ हमारे बाबूजी के पास स्कूटर में आगे खड़े होकर के आते थे, वो अपने उनकी ज़ुबानी बता रहा हूँ मैं आपको, कि वो मुझसे शेयर करते हैं कि विपिन, जब तुम भी नहीं पैदा हुए होगे तब हम अपने बाबूजी के साथ स्कूटर पे खड़े होकर के आते थे और मट्ठा ब्रेड खा करके जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। कानपुर की वो यादें। आज वो कहीं बाहर सेटल्ड हैं, और उनके व्यवहारिक कार्यक्रम होते हैं, या वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं, या कोई उनका प्रोडक्ट लॉन्च होता है, कुछ भी होता है, तो वो उनके मन की उत्सुकता होती है कि मैं दिल्ली वासियों को या कलकत्ता वासियों को, या जहाँ पे भी, बेंगलोर, दुबई, कहीं कहीं जहाँ भी मैं गया, वो उसके पीछे वो उत्सुकता रही है कि वो चाहते हैं कि नहीं, मैं बुलाऊं। और मुझे इसलिए बुलाते हैं क्योंकि मैं उसी भाव से उनके प्रति समर्पित रहता हूं। और पीछे वो जो सर्व करने की जो विधा है, और वो उत्पाद को बनाने का जो चरण है, वो सब बड़ा प्राकृतिक और नेचुरल होता है, तो जिस वजह से एक टेस्ट डेवलप होता है। और वो एक रेट्रो कहानी होती है एक, कि लोग बड़ा मतलब उसके पीछे सोच में पड़ जाते हैं कि कभी ये ऐसे मथानी से मक्खन मथा जाता था, जबकि कोई नई चीज़ नहीं है, ये हमारे घर की परंपरा है। हमारे यहाँ जो है ये दादी नानी ये घरों में मथ करके दही निकालना, और हमारे यहाँ जो माताएं हैं ये घर में ये निकालती थीं और बच्चों को खिलाती थीं। धीरे धीरे वो परंपरा विलुप्त हो रही है, चूँकि अब ना तो इतना कोई करना चाहता है, और ना इतना समय है किसी के पास कि वो सुबह, भाई सुबह बच्चों को स्कूल जाने की जल्दी, कहीं कहीं ऑफिस जाने की जल्दी, तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं उन परंपराओं को अपने स्टॉल के थ्रू जारी रखूं। बिल्कुल, बहुत 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 अच्छी बात करी अभी आपने। जैसे अपने बीच में बात करी मथानी की, मैं देख सकता हूँ यहाँ पे भी मथानी रखी है एक। तो
इसके बारे में, ये आपके दादाजी की मथानी है? हाँ देखिए, ये टुकड़ा है ये मथानी का, जो ये इसके पीछे डंडा लगा होता था, ये टूट गया है। तो ये एक तरीके का मोमेंटो है जो मैंने बचा के रखा हुआ है, मेरे दादा की यादें हैं। तो ये ये टुकड़ा करीब 45-50 साल पुराना होगा। अच्छा। हाँ, तो ये पुरानी जो मथानी थी, ये मेरे बाबा जी यूज़ किया करते थे। तो मैंने रखा हुआ है इसको कि मैं एक म्यूज़ियम टाइप का बनाऊंगा जिसमें उनकी यादें सहेज कर रखूंगा। कुछ समय बाद आजकल ब्लेंडर आ गए हैं, तो मुझे लगता है जो नई जनरेशन है वो देख भी नहीं पाएगी कि ऐसा भी कोई यंत्र हुआ करता था। मतलब आने वाले अगर 20 सालों की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसको फिर आगे याद रखेगा भी, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। अभी जैसे कि हम लोग यूथ को बहुत रिप्रोवाइड करते हैं, यूथ को बहुत प्रमोट करते हैं कि वो ऐसे काम करे। तो मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कानपुर में जानने वाले, जिनकी स्थिति आप जैसी रही है स्टार्टिंग में। तो उनके लिए क्या मैसेज है, मतलब वो कैसे ग्रोथ कर सकते हैं उस चीज़ में? देखिए, मुझे लगता है मैं अभी कोई बहुत बड़ी वैसी सिचुएशन में नहीं पहुंच पाया हूं कि मैं आपको संदेश दूं। लेकिन मैं अपने 20 साल का अनुभव जरूर साझा करूंगा आपसे। क्योंकि जब मैं विद्यालय में था और विद्यालय के बाहर मैं इंटर के बाद आया, तो मेरे पास मैं भी सोच में था कि मैं करूं क्या, जिंदगी में क्या करूं। क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों के सपने बहुत ज़्यादा संजो दिए जाते हैं कि पढ़ो बढ़ो, ये होगा, पढ़ोगे ऐसा करोगे, फला नौकरी, ये वो। मैं सिर्फ आपको एक बताना चाहूँगा मेरे मित्रों, कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो यूथ है वो मोबाइल पे बहुत टाइम स्पेंड कर रहा है। और ये रील्स ऐसी होती हैं कि आप ये रील्स चलाते जाएंगे, आपका टाइम किल हो जाएगा, 4 घंटे आपको पता नहीं चलेगा। मैं एक श्लोक के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। ये एक श्लोक है, इसका अर्थ ये होता है कि उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, नहीं तो सोते हुए शेर के मुख में सिंह प्रवेश कभी नहीं करेगा। अरे वाह। वो भी छलांग लगाता है, शिकार करता है, तब जाकर के कहीं उसको वो फल मिलता है जिससे उसकी भूख मिटती है। तो उद्यमेन ही सिद्धंति, मतलब परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं बड़े बड़े कार्य। तो आप जब तक हिलेंगे डुलेंगे नहीं, होना कुछ नहीं है। आप कितना भी मोबाइल में देखते रहिए, फलाने का बंगला, फलाने की गाड़ी, फलाने का लाइफस्टाइल, लेकिन आपको घिसना पड़ेगा। जब तक आप नहीं घिसेंगे आप कहीं पहुंच नहीं पाएंगे किसी जगह। अब मैं इस चीज़ की तारीफ़ करना चाहूँगा कि जब आपने काम स्टार्ट करा तो उससे पहले आपके पास एक जॉब थी, आपने जॉब स्किप करके देन टू आप इस काम में आए। तो वो रिस्क लेने की जो प्रोबेबिलिटी थी आपके अंदर, जो कोशिश थी, वो कैसे पूरी हुई? देखिए, रिस्क क्या, मैं आपसे क्या कहता हूँ, मैं न्यूक्लियर फैमिली का सपोर्ट क्यों नहीं करता। मैं हमेशा संयुक्त परिवार में रहने की सलाह देता हूँ। क्योंकि देखिए, ये मेरा व्यक्तिगत विषय है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन मैं आपको अपने अनुभव साझा कर रहा हूँ। आप मान लड़े लड़े मरे नहीं, आप अलग अलग रहें वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मैं आपको अपने संयुक्त परिवार में रहने के फायदे बता रहा हूँ। जब मेरे साथ ये परिस्थितियाँ बनी, मेरे फ्रेंड सर्किल में बहुत से लोग रहे, मेरे टीचर रहे, मेरे बहुत से लोगों ने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं नहीं विपिन, अगर तुम काम कर रहे हो तो अपने काम में भी तुम्हें सम्मान मिलेगा, है ना। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये सब 6 चीज़ें विधाता के हाथ में। अगर हमें सम्मान मिलना है तो वो फुटपाथ पर, सड़क पर भी मिलेगा, और नहीं मिलना होगा तो मैं किसी कंपनी का सीईओ भी बन जाऊंगा तो भी वो सम्मान मुझे नहीं मिलेगा। तो अपने आचरण से, अपने कर्मों से मैंने कोशिश करी कि किसी को तकलीफ ना हो, बेहतर कैसे कर पाऊँ, हमेशा इस पे काम किया। कभी किसी की तरफ देखा नहीं कि कोई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे कंसंट्रेट किया और प्रभु से प्रार्थना की। और आप बुजुर्गों का, हमारे भाइयों का, आपके चैनल के माध्यम से कानपुर वासियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार से, और जो मैंने थोड़ी बहुत परिश्रम किया, और ये हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है और भोलेनाथ परमात्मा की कृपा है कि आज मैं कुछ बेहतर करने की कोशिश में हूँ। जी। आप यूथ को बहुत इंस्पायर करते हैं, हमें भी बहुत इंस्पायर करते हैं, क्योंकि आपकी स्टोरी मैंने सुनी अभी। पहले ऑफलाइन भी मेरी आपसे बात हुई काफ़ी ज़्यादा। तो मेरे लिए आप एक इंस्पिरेशन की तरह हैं, इस यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन की तरह हैं। तो इस प्यारे से यूथ को जो कि आपको फॉलो करता है, जो कि पहलवान जी का मट्ठा खाता है, तो उनके लिए कोई मैसेज एक? देखिए, ये विचार मेरे मन में बहुत पहले से आए थे कि मैं कुछ वीडियोस बनाऊं, और जो मेरे जो हाई स्कूल इंटर के जो छात्र हैं, जो इंटर के बाद आते हैं और उनके मन में सवालात रहते हैं कि वो क्या करें अपने करियर में,
तो लेकिन मुझे लगा कि जब मैं जॉब छोड़ के आया था तो मुझे लगा मैं खुद एक स्ट्रगलर हूँ, मैं अभी क्या ऐसा बोलूँ कि लोग मुझे सुने। जी मुझे लगा कि जब मुझे कुछ ऐसा हासिल हो जाए, कुछ अनुभव हो जाए, तब मैं कुछ ऐसा बताऊंगा। तो बहुत जल्द मैं अभी अपने चैनल के माध्यम से भी जुड़ूंगा लोगों से। जी लेकिन मैंने एक चीज़ ये महसूस की कि मेहनत के अलावा दूसरा कोई फलसफा नहीं है और कोई ऐसा सरल रास्ता नहीं है। कोई अगर आपको बताता भी है कि कोई ऐसा सरल रास्ता है, 2 लड़के ले आओ, जुड़ जाओ, ये कर लो, वो कर लो, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत और कंसंट्रेशन और लगातार परिश्रम करना। जी कहते हैं रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। हाँ वो एक कहावत जो हम लोगों ने मैंने आपसे क्या कहा, मैंने जो है प्रोफेशनल्स के बीच में पढ़ा है, बुजुर्गों के साथ में रहा हूं, तो मुझे किताबों से ज्यादा उन बुजुर्गों के साथ रह करके मैंने उनके अनुभव से सीखा है बिल्कुल और उस पर अमल किया है। मेरे कोई टीचर मुझे अगर किसी ने कुछ बताया, मेरे गुरु हैं अगर उन्होंने कुछ मुझे बताया, कोई बुजुर्ग आते हैं, मैं उनसे बहुत बात करता हूं अपने काउंटर बिल्कुल पे, बिल्कुल क्योंकि जो जो अपना 40-50 साल का जो निचोड़ मुझे वो दे जाएगा, हाँ जी वो मैं बुक 4 घंटे पढ़ करके भी वो मैंने हासिल नहीं कर। ये बात तो बिल्कुल मानो। तो यूथ से मेरा एक सिर्फ यही कहना है कि सब कुछ पल गुजारिए बुजुर्गों के पास, हर चीज अरे गूगल वाह पर नहीं मिलती। अरे वाह क्या तो बात कही बुजुर्गों के साथ रहिए, अपने माता पिता से पूछिए, उनके अनुभव साझा करिए जी और हमेशा आगे देखिए। स्वमूल्यांकन करिए, शरीर को स्वस्थ रखिए, जी क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही आपका स्वच्छ मानसिकता और स्वस्थ मानसिकता का वास होता है। भगवत गीता में कहा गया है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्यु कर्मणा, कि एक जो आहार है वो भी आहार विहार आपका युक्तपूर्ण होना चाहिए। जी और फिर बैठ मत जाइए, कर्म करिए, बिल्कुल ताकि जो आहार आप लेते हैं वो आपको समुचित पोषक तत्व जो उसको देने हैं वो मिले। जी अपने शास्त्रों को पढ़िए, जी बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है सिर्फ आप अगर एक्सपीरियंस से ही लोगों के सीखेंगे तो भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और सिर्फ कर्म करिए, कर्म के आगे कुछ नहीं है। और बाकी मैं अभी कुछ बोल पाने की स्थिति में इसलिए नहीं हूं क्योंकि बहुत बड़ा कोई मेरा अचीवमेंट नहीं है। नहीं सर इसके ऐसे पीछे मेरे बुजुर्गों की मेहनत है। मैं तो मुझे एक चीज मिली जिसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैंने आपसे साझा किया। बाकी अभी कोई ऐसी मेरी अचीवमेंट नहीं है कि मैं कोई लेक्चर दे सकूं। आने वाले 10 साल में ये इस इंडस्ट्री को, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को, टूरिज्म को किस वे में देखते हैं? देखिए, कानपुर में जब कोई आता है तो और विशेषकर वो हमारे स्टॉल पे आता है, मैं उसको इस तरह ट्रीट करता हूं कि जैसे मैं होस्ट हूं और वो मेरा गेस्ट है, क्योंकि वो यादें कानपुर की लेके जाएगा। ये मेरी पूरी बिल्डिंग है, मैंने पीछे यहाँ पे आवास भी दे रखा है। कई बार ऐसा होता है कि जो अननोन लोग होते हैं मैं उनको यहाँ रोक भी लेता हूँ और कानपुर में क्या क्या प्रचलित है, क्या प्रसिद्ध है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और मुझे लगता है कि वो मेरा गेस्ट है। बातचीत से पता चल जाता है कि व्यक्ति कैसा है, क्या नहीं है। उसको जो भी मेरी तरफ से मदद हो सकती है, मेहनत, मतलब ऑलमोस्ट कानपुर में रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ हूँ तो काफ़ी लोग परिचय के हैं, कुछ ब्लॉगर्स हैं और भी तमाम मेरे मित्र हैं। तो इतनी मदद हो जाती है कि चाहे कानपुर हो, यहाँ से लेके अयोध्या हो, सब जगह तो कोशिश रहती है कि कोई कानपुर के थ्रू अगर कहीं जा रहा है तो अच्छी और हेल्दी यादें लेकर के जाए। कानपुर को याद करें, कानपुर वासियों को याद करें, पहलवान जी मट्ठा को याद करें। बस यही एक ब्रांडिंग का सोर्स है हमारे। क्योंकि मैं कोई इतना धनाढ्य नहीं हूँ कि मैं कोई ब्रांड एम्बेसडर बना दूँ। मुझे लगता है यही, और व्यापार से ज़्यादा व्यवसाय, मतलब व्यावसायिकरण इसका मैं नहीं चाहता। मैं भाई देखिए, मेरा व्यापार है, उससे ही 4 पैसे मुझे मिलते हैं, वो मेरा व्यवसाय है, वो एक अलग बात है। लेकिन उसके पीछे मैंने आपसे क्या कहा कि जो भाव है मेरा, वो ही मुझे अलग बनाता है। क्योंकि प्रोडक्ट तो सभी लोग बना लेंगे। कि आपको क्या लगता है 5 स्टार्स में कोई शेफ नहीं होते हैं? मतलब 5 स्टार के शेफ एक मट्ठा जैसी चीज़ के लिए मुझे बाहर से क्यों आउटसोर्स करेंगे? वो एक भाव होता है उसके पीछे, और भाव का स्वाद कोई नहीं ले पाएगा। ये हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, कानपुर वासियों का प्यार है, जो अनवरत यूं ही बना रहे, मेरी ऐसी अभिलाषा है। बिल्कुल बिल्कुल। 10 साल बाद ये इंडस्ट्री बढ़ेगी या फिर कोलैप्स तो नहीं हो सकती है, या फिर अगर डिक्लाइन भी होगी तो कितनी डिक्लाइन होगी आपके अकॉर्डिंग? ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर्टिकुलर बात कर रहे हैं या हमारे व्यवसाय? रेस्टोरेंट टूरिज्म एंड आपको भी इंक्लूड देखिए, करके। रेस्टोरेंट टूरिज्म एक ऐसा विषय है और एक ऐसी फील्ड है जो मुझे नहीं लगता कभी खत्म होगी। क्योंकि कोविड जैसे पेंडेमिक टाइम पे भी जी लोगों ने खाना नहीं छोड़ा। बिल्कुल मुझे याद है कि
जैसे ही कोविड के जो रिलैक्सेशंस मिलने शुरू हुए थे जी। तो लोग खूब बाहर जम के खाना शुरू कर दिए थे, जबकि इतना उस समय रिस्ट्रिक्शंस थे कि लोगों के मन में भय था। लेकिन फूडिंग इंडस्ट्री चलती रही हुई, और टूरिज्म भी कुछ दिन बाद लोगों ने घूमना फिरना। भाई आजकल जो संचार व्यवस्था इतनी तगड़ी हो गई है, इतनी अच्छी हो गई है, और आज हम बैठे हैं यहाँ पर आपके वीडियो के माध्यम से, लोग मुझे कहीं और सुन रहे होंगे, वो जब कानपुर आएंगे तो वो पहलवान के जी के पास जरूर आएंगे, और मैं उनका स्वागत भी करता हूँ कि वो आए और इस जायके को लें और इस जो विरासत है भारत की, इसको दूर दूर तक पहुंचाएं, लोगों को बताएं कि दूध, दही और मट्ठा, मक्खन ये शरीर के लिए कितना आवश्यक है, बिल्कुल, और कितना ज़रूरी है। तो विपिन जी, इतने टाइम से आप रहे हैं इस बिज़नेस में, फुटपाथ जर्नी भी आपने देखी है, एंड ये लग्जरी, एंड जहाँ पे आप बैठे हैं इस टाइम पे, इस टेबल में, इस चेयर में जहाँ पे आप बैठे हैं, तो वहाँ से यहाँ तक इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद अभी आपको कैसा फील होता है? देखिए ये फीलिंग्स तो मेरा अधिकतर समय बाहर ही बीतता है। ये ऑफिस तो चूँकि मेरे दूसरे भी क्या नाम है, स्टूडेंट्स भी आते हैं कभी पढ़ने, तो कहीं कोई जगह नहीं थी तो इसको डेवलप किया गया। फिर और भी काम के बाद जैसे सारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट और भी व्यवसाय के दूसरे जो प्रारूप हैं, उसके लिए मुझे एक जगह थी, तो ये मैंने अपनी जगह थी इसको डेवलप किया। और एक एक्सपीरियंस के तौर पे आप कहेंगे तो मेरा ये मानना है कि आप अपने आसपास को जब बेहतर करेंगे, एक अच्छे माहौल में रहेंगे, तो आपको एक सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। जब आसपास के माहौल अच्छा होता है तो आपका काम में दिल लगता है, और जब आपका काम में दिल लगता है, 100% एफर्ट होता है, तो उसके रिजल्ट मिलते हैं। इसी चीज़ से मैं एक और क्वेश्चन निकालता हूँ कि हम लोग के बहुत जानने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने भी ये चाय का व्यापार स्टार्ट करा था फुटपाथ से ही, तो वो इतने नोन व्यक्ति बन चुके हैं इंटरनेशनली भी, एंड आपकी भी सेम स्टोरी रही है, बस फ़र्क ये है कि वो आप चाय नहीं बेच रहे। तो गवर्नमेंट ने इस पूरे सफ़र में आपको किस तरह से हेल्प किया है? देखिए, सबसे पहली बात तो प्रेरणा दी। आपने पूछा ना कि गवर्नमेंट ने कैसा सहयोग दिया, तो सबसे पहली चीज़ तो प्रेरणा दी गवर्नमेंट ने कि हाँ, कुछ कर सकते हैं हम लोग। आदरणीय मोदी जी बड़ा सम्मान करते हैं हम लोगों का। एक तो बुजुर्ग मतलब जिस उम्र में वो जिस तरह की गतिविधियों में और जिस तरीके की उनकी एक्टिविटीज़ रहती हैं, वो मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं। न सिर्फ एक प्रधानमंत्री होने के नाते, सबसे पहली चीज़ तो एक अभिभावक और एक बुज़ुर्ग होने के नाते मैं देखता हूँ कि कभी वो सीढ़ी नहीं पकड़ते, बिना सीढ़ी पकड़े चढ़ते हैं। दूसरी चीज़, आप उनका वेशभूषा बिल्कुल मतलब युवाओं को इंस्पायर करती है। हम उनको सुनते हैं, उनको देखते हैं, उनके विचारों को सुनने की आशा रखते हैं कि अभी वो बोलेंगे और हम सुनेंगे। मैं आपको अपना एक वो साझा करता हूँ कि जब मैं यहाँ पे आया था जॉब में, और एक उनका एक वक्तव्य था कि पढ़ा लिखा नौजवान अगर पकौड़े भी बेचेगा तो वो भी एक तरीके का रोज़गार है, जिस पे बड़ी लोगों ने असहज टिप्पणियाँ भी करी थी। लेकिन मैंने उस बात को बड़ा पॉजिटिव वे में लिया था कि प्रधानमंत्री अगर, चूँकि देखिए वो उन स्थितियों को झेल करके वो उस आज मुकाम पर पहुँचे हैं, तो उन्हें मालूम है कि कहाँ पे क्या हो सकता है, कैसे कहाँ समस्याएं आती हैं, और कहाँ से। भाई भारत में 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, सबको रोजगार दिया भी नहीं जा सकता। और मैं देख रहा हूँ कि स्किल डेवलपमेंट जैसी चीज़ें कम हैं। मतलब लोग BA MA तो साधारणतया कर लेते हैं किसी भी तरह, लेकिन एक जो स्किल होता है, चूँकि मैं भी अब अपने युवा साथियों की मुझे आवश्यकता पड़ती है अपने काम में, तो मैं इंटरव्यू के दौरान जज करता हूँ कि लोगों को मतलब काम भी नहीं करना आता और लोग काम करना भी नहीं चाहते हैं, तो प्रोडक्टिविटी कम होती है। और जब प्रोडक्टिविटी कम होगी तो इंडस्ट्री कैसे लगेगी, और इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो रोजगार मिलेंगे कैसे। ये तो हम लोगों का एक छोटा सा व्यवसाय है, फूड बिजनेस का एक छोटा सा काम है। उसमें भी भाई जिस पैटर्न पे हम लोग उसको ले जा रहे हैं, तो सहयोगियों की आवश्यकता होती है। जब मोदी जी का वो वक्तव्य मैंने सुना था तो मुझे बड़ा एक पॉजिटिव एनर्जी मिली थी कि नहीं भाई, हम लोग भी इस तरीके के काम। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ इंटर में बच्चे पढ़ करके बाहर निकलते हैं, बचपन से उनको सिखाया जाता है कि बेटा पढ़ो 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 और एक अच्छी सी नौकरी करो। ये जो मैकाले एजुकेशन सिस्टम है, इसने आपको नौकरी के लिए प्रेरित कर दिया है और आपको नौकर बनाने की ट्रेनिंग दे दी गई है।
आपको ये नौकरी वाली मानसिकता ने आपको मालिक बनने की ओर आपने सोचा ही नहीं कभी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आप सपोज इंटर के बाद आपने एमबीए किया, एमबीए के बाद आपने कोई मैकडोनल्ड या डोमिनोज या किसी ऐसी कंपनी के आप सीईओ बन गए, आपका वेतन लाखों में होगा। आप जाहिर सी बात है ऐसी किसी टेबल पे बैठे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में अपने प्रोडक्ट लॉन्चिंग की तैयारी कर रहे होंगे, तो वहाँ पे भी आप क्या डिस्कस कर रहे होंगे? 2 बर्गर के बीच आलू रखना है। इंडियन मार्केटिंग में आलू लोगों को पसंद है, चटनी पसंद है, तीखा पसंद है, यही तो आप डिस्कस कर रहे हैं। और आप हैं सीईओ मैकडोनल्ड के, आपकी लाख रुपए की तनख्वाह है, आप उस मानसिकता से संतुष्ट हैं कि मैं सीईओ हूं। वही काम आप ठेले पे कर रहे होंगे तो आप बर्गर बना रहे होंगे। भारतीय भाषा में कहें तो आप एक बर्गर पकौड़े बनाने वाला ही काम तो कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वो एमबीए करके आप उस काम को कर रहे हैं और आपको शुरू से ये समझाया गया है कि नौकरी करो नौकरी करो, और आप गर्व से बताते हैं कि मेरा इतना पैकेज है, मैं मैकडी में सीईओ हूँ, या मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेता, लेकिन आप फला कंपनी में सीईओ हैं या कुछ भी हैं, इस तरीके से आप अपना परिचय देते हैं। और उस काम को स्वयं करने में थोड़ा सा आपको झिझक महसूस होती है थोड़ा, लेकिन मैं देखता हूँ कि पिछले मतलब इधर एक बूम सा आ गया है। कई पढ़े लिखे साथी हमारे कुछ छोटे छोटे व्यवसाय कर रहे हैं और अपना घर चला रहे हैं। तो ये मुझे लगता है एक अच्छी शुरुआत है, ये बहुत अच्छी शुरुआत है। और गवर्नमेंट ने ये देखा है कि मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रही है गवर्नमेंट, छोटे व्यवसायियों को, हमारे जैसे लोगों को सहयोग कर रही है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमें आज तक कोई सहयोग नहीं मिला, मुझे बहुत प्रशासनिक सहयोग मिलता है। लोकल लेवल पे भी जो है अक्सर हमें फूड डिपार्टमेंट हमारा हमको सहयोग करता है, एक मंच प्रोवाइड कराता है। जैसे अभी मिलेट्स प्रमोशनल ईयर चलाया मोदी जी ने, तो उसमें मिलेट्स का स्टॉल हमको प्रोवाइड कराया गया कि विपिन जी आप कुछ इसमें करें। मुझे भी बहुत प्रशासनिक सहयोग मिला। कानपुर से जो फूड डिपार्टमेंट में वीपी सिंह साहब हैं, उन्होंने भी बड़ा सहयोग किया। हमारा डीएम साहब हैं, डीएम साहब अक्सर हमारे स्टॉल्स पे भी बड़े अधिकारियों का आना जाना इधर बढ़ा है। तो ये भी एक तरीके का, मैं अक्सर अधिकारियों से कहता हूँ कि सर प्लीज़ इस तरीके अपने कुछ वक्तव्य में कुछ आप कमेंट्स करें या ट्वीट करें। सोशल मीडिया अपने आप में एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो आप लोगों के द्वारा ही इस प्रोडक्ट को प्रमोट किया गया, मेरी कार्यशैली को प्रमोट किया गया, जिसका कहीं ना कहीं मुझे बेनिफिट मिला। और इसी चीज़ में एक और पूछना चाहूँगा कि अभी जब आपने स्टार्ट किया था, आप फुटपाथ में अपना स्टॉल लगाते थे, घर से इतनी दूर फूलबाग जाते थे, उस समय की दिनचर्या और इस समय की दिनचर्या में क्या फ़र्क है? हाँ देखिए, आपने सवाल अच्छा किया है। मैं आपको बताऊं कि युवाओं के बीच में और मैं जॉब और व्यवसाय दोनों के बीच में फ़र्क क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो आपका नियंत्रण किसी और के हाथ में होता है, और वो व्यक्ति आपको बताता है कि आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्या ड्यू डेट्स हैं। और जब आप व्यापार में आ जाते हैं या अपने काम में आ जाते हैं तो आपको तय करना पड़ता है कि आपकी दिनचर्या क्या रहेगी, आप क्या करेंगे। आपके समय का मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन बहुत मुख्य है, और आपको ईच एंड एवरी टाइम आपका अपना मैनेजमेंट ही आपको जो है आगे ले जाएगा। अपनी गतिविधियों को आपको बनाना है। जैसे जब मैं पहले जॉब करता था तो पहले ये डिसाइड, मतलब हालांकि मेरी वो एक कठिन जर्नी थी जिसको भगवान की कृपा से निपटाया जा रहा था। मैं पहले जाता था सुबह से 3-3:30-4 बजे अपनी दुकान लगाता था फूलबाग में, दुकान लगवा करके व्यवस्थित करके मैं वापस घर आता था, और घर आकर के फिर मैं रेडी होता था, क्योंकि दोनों कामों में पोल्स अपार्ट, बोथ वर्क आर पोल्स अपार्ट, दोनों कामों में बहुत अंतर था। एक जगह मुझे टाई लगा के खड़ा होना था और एक जगह मुझे बिल्कुल फुल लेबर का जॉब थी। तो दोनों कामों में सामंजस्य बिठाने में थोड़ा परिश्रम लगता था। बाइक से मैं दौड़ के फिर घर आता था मतलब फिर वहाँ से रेडी होके फिर वो कॉलेज के लिए लेक्चर लेने जाना पड़ता था, फिर मैं लौट के आता था, फिर अपने काम में लग जाता था। तो और फिर यहाँ पे जब मैंने जो शुरुआत करी तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें रहती हैं कि पहले रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा करना, शुद्ध चीज़ें कहाँ से आएंगी, किसानों से बात करना। अच्छा, मैं अब जब जाता हूँ किसानों से बात करता हूँ, एक अच्छा संवाद होता है हमारे और किसान के बीच में, मैं वहीं से तो सीखता हूँ। मैं देखता हूँ कि किसान जो हमारा अन्नदाता है वो हमसे कहता है कि भैया हमारे लड़के की कहीं 8-10 हज़ार की नौकरी लगवा दो। तो जो किसान है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और दुर्भाग्य हमारे देश का कि हमें मिलेट्स प्रमोशनल टाइप की कोई एक्टिविटी करनी पड़ रही, जो जहाँ पहले हिंदुस्तान में सिर्फ ज्वार बाजरा मक्का ही खाया जाता था। मतलब फैशन के आगे हम कहाँ आ गए हमें खुद नहीं पता। तो हम एक चीज़ ये देखते हैं कि जो कृषि प्रधान देश है हमारा भारत, वहाँ के किसानों को सुविधा मिले,
किसान अपने, अच्छा वो सब मैंने आपसे भाव की वो एक अलग विषय पे हम चले जाएंगे, लंबा संवाद हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि जो जैसे किसान है, अगर वो काम करना चाहे तो अपने शुद्ध दूध से वो खोया और अन्य उत्पाद बना करके डायरेक्ट बेच सकता है और लाभ ले सकता है। तो क्या है कि अब गाँव में भी मैंने देखा है कि लोग करना नहीं चाहते हैं, थोड़ा हिचकिचाते हैं, अधिकतर दूध सब बेच देते हैं। और देखिए आजकल जो मेरा आज का शेड्यूल ये है कि जब मैं अपने व्यवसाय में आया हूँ, तो आज के शेड्यूल में होता है क्या है कि मेरी दिनचर्या ये रहती है कि सुबह 5 बजे से लेकर के तो और 2 बजे तक तो मुझे अपने सारे आउटलेट्स पे घूम घूम करके फीडबैक लेना है ना, कस्टमर्स को क्या मिल रहा है। अच्छा, हाँ मेरा डेली शेड्यूल रहता है, एक दो मेरा फुल टाइम तो अधिकतर सुबह 6 बजे 5 बजे 6 बजे से लेकर के और 9-10 बजे तक मैं फूलबाग पे रहता हूँ। उसके बाद फिर मैं जाजमऊ या स्वरूप नगर और गिदवई नगर इन आउटलेट्स पे रहता हूँ। यहाँ पे कस्टमर से पूछता हूँ कि कैसा, मतलब एक इंटरेक्शन होना मुझे लगता है ज़रूरी है भोजन में। मेरा डेली पहुँचने पे ये रहता है कि कस्टमर फीडबैक शेयर करते हैं और कोशिश ये रहती है कि बहुत बेहतर उत्पाद दे सकूं। लेकिन वही मैंने बताया कि अभी कोशिश जारी है, सीख रहे हैं। जो सहयोगी हैं कभी वो उतने मतलब प्रोफेशनल नहीं होते हैं, उनको हम ट्रेंड करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं जिसको सिखा रहा हूँ अगर वो मेरे ना रहने पे 60-70% तक भी अगर मेरा काम कर ले रहा है तो मुझे लगता है कि ठीक है, मैं आगे उसको मैनेज कर लूँगा और काम आगे बढ़ाया जा सकता है। तो और उसके बाद जब मैं यहाँ आ जाता हूँ, अपने ऑफिस आता हूँ, यहाँ पे सारे वो सभी लोग आते हैं जितने भी हमारे सहयोगी हैं। यहाँ पे बैठ करके फिर हम लोग आगे की दिनचर्या प्लान करते हैं कि अब आगे क्या करना है, आज क्या रहा, अब क्या होगा, आज आपने कस्टमर से क्या कंप्लेन पाई, क्या आपने कोई सेटिस्फेक्शन दिया। तो ऐसे हमारे सहयोगियों में भी एक कंपटीशन बना रहता है, स्टाफ हम लोग बदलते रहते हैं, आज ये यहाँ खड़े होते हैं फिर वो यहाँ खड़े होते हैं। तो एक अनुभव भी रहता है कि किस मार्केट में। जब मैंने ये एक्सपेंशन शुरू किया था तो मुझे मतलब वही है, ये समाज है, हर तरीके की बात लोग करते हैं। लोग कहते थे तुम्हारा बड़ा महंगा है, कोई खाएगा नहीं। कोई जो है, जैसे मैंने लाल बंगला शुरू किया तो बोले कि यहाँ तो 10 रुपये में ब्रेड मिलती है। किदवई नगर शुरू किया, वो तो 10 रुपये का मार्केट है ब्रेड का। तो हर जगह ये लोगों ने पहले इस तरीके से बोला, लेकिन गॉड ग्रेस, भगवान की कृपा है, क्वालिटी गुणवत्ता हर जगह खाने वाले लोग हैं। तो मेरे अपने ही क्लाइंट्स हैं सब जो आते हैं और वहाँ पे, तो भगवान की कृपा है, ठीक है। अच्छा विपिन जी, मैं आपसे बात कर रहा था तो मेरा ध्यान पीछे जा रहा था, कुछ फोटोज रखी हैं पीछे, तो उनके बारे में आप बताना चाहें या दिखाना चाहें हमारे ऑडियो। हाँ बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूँगा। ये मेरी, तो ये आप देख रहे होंगे, ये 80s के दशक की फ़ोटो है कंपनी बाग गेट की, जिसमें हमारे पिताजी हैं और वो हमारे बाबा जी हैं। और ये स्टॉल इस तरीके से लगता था जिसमें मट्ठा मिलता था। और हमारे संस्थापक जो हमारे, जब जैसा कि मैं कहता हूँ ना कि ये बुज़ुर्गों के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है, तो ये हमारे हमारे दादी बाबा हैं जिन्होंने इस काम की शुरुआत की थी। और देखिए, मैं अक्सर महिलाओं के उस पर भी बात करता हूँ, क्योंकि अब आप देख लीजिए कि मैं किस जगह से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारी दादी, जब हमारे बाबा जी व्यवसाय की तैयारी करते थे सुबह मट्ठा मथवाने में, तो हमारी दादी उसमें उठ करके सहयोग करती थी। और मैं जब ऐसी स्थितियों को देख करके पला बढ़ा कि मतलब हमारे ये दादी के बाद हमारी माता जी उस व्यवसाय में हमारे पिताजी का सहयोग करती रहीं, और आज हमारी पत्नी उस चीज़ को हमारे साथ लग करके करती हैं। तो परिवार के सभी लोग उसी भाव के साथ जुड़ते हैं, तो ये आज एक ब्रांड बन पा रहा है, या जो भी मैं इसको कहूँ कि इसकी प्रसिद्धि हो रही है, उसके पीछे किसी एक आदमी की मेहनत नहीं है। इसीलिए मैं कभी क्रेडिट नहीं लेता, क्योंकि इसके पीछे एक बुज़ुर्गों से लेकर के वर्तमान में हमारे पिताजी हैं और हमारे जो छोटे भाई बहन हैं, हमारे बच्चे हैं, तो एक सबकी मेहनत है। सबकी मेहनत के परिणाम स्वरूप आज आप पहलवान जी मट्ठा को सुन पा रहे हैं। अरे बिल्कुल। तो ये एक मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। मैं भगवान का और अपने पुरखों का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही इस नाम को आगे बढ़ाएं और मुझे आशीर्वाद दें कि मैं इस काम को, इस नाम को कुछ आगे ले जाऊं। जी, तो ठीक है विपिन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जो बातें आपने हमसे कही, जो बातें आपने हमसे शेयर करी, बहुत अच्छा लगा सबको सुन के। एंड थैंक यू सो मच हम लोग से बात करने के लिए, हम लोग के वीडियो में आने के लिए, एक पॉडकास्ट शूट करने के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और जो जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, यूथ को एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से पहलवान जी मट्ठा की ओर से मैं आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने पहलवान मट्ठा को शहर में इतना लोकप्रिय बनाया, और न सिर्फ शहर में, अन्य भारत के ज़िलों में और बाहर भारत के आप इस ब्रांड को ले गए। आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।